Hi. The price of greatness is responsibility. Today is 26th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। गोदावरी को बोलते हैं वृद्ध गंगा। ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 10 डिग्री चैनल। कपिलधारा फॉल सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पे। लार्जेस्ट लगून इन इंडिया है चिलिका लेक। गोवा इंडिया का स्टेट है जिसका सबसे कम लैंड एरिया है। आज के सवाल हैं, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? Diarchy was introduced in India by the act of which act? Which Governor General of India passed the Vernacular Press Act in 1878? Who was the first foreign traveler who visited the Vijayanagar Empire? Fahian visited India during the reign of which king? So these are questions for today. आज की वोकैबुलरी है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। क्विबल का मतलब होता है स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। सैंक्टिटी का मतलब होता है थोड़े में, इन अ वे दैट इज स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी और अमाउंट। हेडोनिस्टिक का मतलब होता है सुखवादी, एंगेज्ड इन द परसूट ऑफ प्लेजर, सेंशुअली सेल्फ इंडल्जेंट। आर्बिटर मीन्स होता है मध्यस्थ, अ पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट और हैज अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ मैटर। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary language proficiency होना बहुत ज़रूरी है। आज 26th ऑफ अप्रैल है और आज हम ये दो सवाल देखेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट मेजर ओशियानिक करेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। मेजर ओशियानिक करेंट्स, इनके एक मैप में आप इनको देखो कौन कौन से मेजर ओशियानिक करेंट्स हैं, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, इक्वेटोरियल एटसेट्रा, और उनका रोल भी डिटरमाइन कैसे होता है, उनका रोल क्या है इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ एडजॉइनिंग एरिया। लाइक वार्म करंट है, पेरुवियन करंट है, हम्बोल्ट करंट है, तो वो क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट लाता है। जेसी लियोंग में ये चैप्टर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, हैव अ लुक। सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इन दोनों पे हमें एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। आई वाज लुकिंग एट लक्ष्मीकांत। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने जीएस रिवीजन में बहुत अच्छे से देख लिया है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, प्रियम्बल, यूटी, सिटीजन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सब पे आंसर राइटिंग हो गया है लास्ट 3-4 मंथ्स में। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल, सेंटर, स्टेट, इंटर स्टेट, इमरजेंसी, ये भी हम रिवीजन और आंसर राइटिंग दोनों में कवर कर चुके हैं। प्रेसिडेंट, वीपी, प्राइम मिनिस्टर, कॉम, कैबिनेट, पार्लियामेंट, कमिटी, फोरम, ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म, पीआईएल, दिस इज ऑल्सो, ये पूरा सेक्शन भी कंप्लीट हमने कर लिया है। तो सी हम कितना एफिशिएंटली सारे चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। 75 चैप्टर्स हैं और हमारे 40 मोर देन 50 to 60 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। यूपीएससी भी हो गया है, स्टेट पीएससी हो गया है, देन कैग हो गया है, और आज ये दो चैप्टर्स हैं 52 और 53। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, दोनों छोटे से चैप्टर है। रीड इट थॉरोली एंड प्रिपेयर दिस नोट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ऑलराइट, और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर, ट्यूसडे अप्रैल 26, द हिंदू दिल्ली एडिशन। फर्स्ट जो न्यूज है वो है नो लिमिट्स टू रशिया चाइना टाइज। नो लिमिट्स टू रशिया चाइना टाइज, बिकॉज रशिया और चाइना की भी जो प्रॉक्सिमिटी है वो बहुत बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन के चीफ ने कहा अमिड यूक्रेन वॉर में। तो उर्सुला वॉन्डर लेयन seeks diplomatic solution to Ukraine crisis. Now they are talking diplomatic solution to Ukraine crisis. Friendship between Russia and China has no limits. No limits. प्रेसिडेंट ने यहाँ पे बताया यूरोपियन यूनियन कमीशन के। ये इनॉग्रल सेशन अभी चल रहा है। इनॉग्रल सेशन चल रहा है रायसीना डायलॉग का। रायसीना डायलॉग कल हमने देखा था। रायसीना डायलॉग में जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल ऐसे थिंक टैंक्स आते हैं और वो डिस्कशन करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, जिससे जो जियो पॉलिटिक्स, पॉलिसीज कंट्री की एक बहुत अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे होता है। तो जैसे अभी एड्रेस किया यूरोपियन यूनियन की चीफ ने रायसीना डायलॉग में, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब भी थे।
तो इन्होंने कंडम किया रशियन एग्रेशन इन यूक्रेन, बट also supported the need to find a diplomatic solution, because diplomatic solution find करना चाहिए. war is not a solution, because war में बहुत collateral damages भी होते हैं, civilian life भी loss हो रहा है. so they should try to find a diplomatic solution. अब जो दूसरा एक्सेस हो रहा है वो एक्सेस हो रहा है रशिया और चाइना की बढ़ती फ्रेंडशिप, बिकॉज इसके लिए भी वेस्टर्न वर्ल्ड रेस्पॉन्सिबल है. वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया को पुश्ड टू द कॉर्नर कर दिया. अब रशिया के पास अगर एक रिलीफ है, रेस्क्यू है, तो वो है केवल चाइना, बिकॉज चाइना के पास डीप पॉकेट्स है, मनी है. तो रशिया एंड चाइना की ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड की हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स चाइना भी ट्रेड वॉर के टाइम पे हमने देखा. सो इस बैकड्रॉप में क्या हो रहा है कि रशिया और चाइना दोनों का कॉमन डिफरेंसेस हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. तो दे आर लाइक यूनाइटेड बाय देयर कॉमन दिस कॉमन वी कैन से कॉमन जो एडवर्सरी है, दैट इज यूएसए. सो इन रीजन के कारण रशिया एंड चाइना की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है. अब इंडिया के लिए ये अलार्मिंग क्यों है? चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है. रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप में चाइना जूनियर पार्टनर नहीं है, रशिया जूनियर पार्टनर है आज की डेट में. और रशिया पे हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए फॉर अवर डिफेंस इक्विपमेंट्स. सो अगर चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है और डिफेंस इक्विपमेंट्स हम बुला रहे हैं रशिया से, सो दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर अस. सेकंड, चाइना की प्रॉक्सिमिटी है पाकिस्तान के साथ. सो ये जो एक्सेस बनेगा, दिस कुड बी लाइक एक सीरियस मैटर ये हो सकता है. सो दैट इज वाई इंडिया को बहुत कैलकुलेटेड वे में बहुत स्मार्टली अपनी मैनूवर करने की जरूरत है फॉरेन पॉलिसी. तो ये बात है, नो लिमिट है, नो फॉरबिडन एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, रशिया एंड चाइना की प्रॉक्सिमिटी, न्यू इंटरनेशनल रिलेशंस की यहाँ पे बात है, यूक्रेन क्राइसिस जो है डिफ्यूज करने की बात है, ऐसी यहाँ पे टॉक्स हुआ. देन ईयू प्रेसिडेंट ने यूक्रेन विजिट में भी कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे जो डैमेज हुआ है वो अगेन अनप्रेसिडेंटेड है. स्ट्रैटेजिक फेलियर भी है रशिया का इन यूक्रेन, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया. अब स्टैंड अलोन सॉल्यूशन जो है वो ये है, highlighted the common links such as democracy and the rule of law that bound European states and India. इस पूरे सॉल्यूशन में अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई कंट्री है तो वो इंडिया है, बिकॉज इंडिया के कॉर्डियल टाइज है रशिया के साथ भी, यूरोप के साथ भी, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं. सो दैट इज वाई यहाँ जो कॉमनैलिटी है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है शेपिंग द जियो पॉलिटिक्स ऑफ दिस region. So no limits to Russia-China ties. ये EU की चीफ ने कहा amid Ukraine war. So this is the first news from the front page. So this is there. अब जो सेकंड है वो है डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं 76 in 4 months. मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है. मॉस्किटो ब्रीडिंग स्टॉप करने का सबसे ईजी और सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है कि स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए. स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, सो दैट इज वाई स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए. क्लीनलीनेस होना बहुत ज़रूरी है. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. हमने पहले भी देखा है दिल्ली में गवर्नमेंट ऐसे एडवर्टाइजमेंट देती है क्लीनलीनेस होना चाहिए. 10 हफ्ते 10 बजे कैंपेन भी चला था. प्लस जो पीपल हैं दे शुड ऑल्सो लाइक आप पार्क में जाते हो, घूमने जा रहे हो पार्क में इवनिंग वगैरह, तो वियर फुल स्लीव्स क्लोथ सो दैट मॉस्किटो बाइट का वहाँ पे थ्रेट नहीं होगा. Such type of precautions should be made. और इसका जो नेट होता है मॉस्किटो नेट होना चाहिए, कॉइल होना चाहिए, ये सर्टेन बेसिक चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज द पेज नंबर 3. पेज नंबर 4 में है एंड कोल सप्लाई क्राइसिस फॉर नालको इन 24 आवर्स. हाई कोर्ट ने कहा सप्लाई फ्रॉम महानदी कोल फील्ड है ये कम हो गई है, कम डाउन बाय 60%. व्हाट इज नालको? नालको जो है दिस इज अबाउट अल्यूमिनियम जो होता है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने वेबर मॉडल पढ़ा था इंडस्ट्रियल लोकेशन का. तो जो नालको है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ये यूजुअली जो रिवर का प्रॉक्सिमिटी है, वाटर प्रॉक्सिमिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉक्सिमिटी है, एज वेल एज रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी है, वहां पर ये प्लांट्स होते हैं. अब नालको के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग करने के लिए कोल का अवेलेबिलिटी होना.
तो नालको ऑफिसर्स एसोसिएशन हाई कोर्ट गए थे बिकॉज महानदी कोल लिमिटेड से जो कोल सप्लाई है वो कम हो गया था। नालको कंट्री का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर है। ये सोर्स करता है रिक्वायर्ड कोल बाय परचेजिंग इट थ्रू ई ऑक्शन। कोल के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी, एक तो कोविड-19 हुआ तो बॉटलनेक आया दिस सप्लाईज में। सेकंड, इस बार जो मॉनसून हुआ था तो बहुत सारी माइंस में वाटर फ्लडिंग हो गया था, कोल को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट हो गया। थर्ड, ये इंटरनेशनल मार्केट में भी डिफिकल्टी हो रही है। सो इन सब का टोटलिटी ये हुआ कि कोल का क्राइसिस नजर आ रहा है। कोल जो है फॉसिल फ्यूल होता है और जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कोल से ही आता है, कोल से आता है। तो नालको में ये डिफिकल्टी आ रही है, सप्लाई शॉर्टेज हो रहा था। सो दैट इज वाई हाई कोर्ट गए और अब इसकी इमीडिएट सप्लाई रिस्टोर करने की बात है, स्टॉक अवेलेबिलिटी एटसेट्रा। सो दिस इज कोल। कोल के साथ भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही है, कोल का शॉर्टेज बना रहेगा बिकॉज डिमांड सडनली शूट अप हो गई है। कोल की जो सप्लाईज है इसके लिए जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से भी कोल सप्लाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम, जैसा ग्लासगो समिट में कहा था, कोल को हमें फेज्ड डाउन करना है, ग्रेजुअली कोल पे डिपेंडेंसी कम करना है, एंड बाय 2070 वी वांट टू बिकम नेट न्यूट्रल। सो दिस इज कोल सप्लाई। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है डेटा इंटरप्टेड। रेगुलर टॉक है जो कल भी हमने देखा था। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे अभी आया, ऑल इंडिया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। अब डेटा इंटरप्टेड, प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो सर्वे है, ये सर्वे अभी स्टार्ट होगा जुलाई 2022 से। 10-10 साल में होता है ये जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। इससे पहले जो सर्वे आया था वो सर्वे का डेटा जंक हो गया था, सर्वे का डेटा मतलब इनवैलिड माना गया था कि डिस्क्रिपेंसी थी उसमें। सो दैट इज वाई अभी फिर एक्सपेक्टेशंस है, ये जो न्यू आ रहा है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, तो जुलाई 2022 तक ये स्टार्ट होगा। फिर इसका डेटा अगर सब करेक्ट होता है तो लेटर हाफ ऑफ 2024 में डेटा की अवेलेबिलिटी हो। नाउ सी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे घर घर में जाके लोगों से पूछा जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, आप एक्सपेंडिचर किस सेक्टर्स में कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है, एटसेट्रा। इससे क्या होगा, हमें एक आइडिया मिलेगा कि हमारे यहाँ डिमांड कितनी आ रही है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, पर कैपिटा स्पेंडिंग कितनी हो रही है। और पर कैपिटा स्पेंडिंग बताता है इकोनॉमिक स्टेटस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। जैसे 72 73 से अगर कंपेयर कर रहे थे तो अभी जो लास्ट टाइम जो डेटा था जिसमें डिस्क्रिपेंसी आई, उसमें देखा गया पर कैपिटा स्पेंडिंग थोड़ा कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। सो अगेन कॉज ऑफ वरी था। तो गवर्नमेंट ने तो ये बोला था, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने, कि वो डेटा ही गलत है, डेटा में क्वालिटी इश्यूज है, डाइवर्जेंस है। सो दैट इज वाई उस रिपोर्ट को कभी रिलीज ही नहीं किया गया। अब बात है कि पिछले कुछ टाइम पे जैसे बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, पुश हुआ डिजिटाइजेशन का, डीमोनेटाइजेशन भी हुआ, तो इससे भी डिमांड इम्पैक्ट हुई। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, ऑल्दो जीएसटी इज गुड, बट जीएसटी का जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसमें बहुत हिकअप्स आए, चैलेंजेस आए, और फिर आ गया कोविड-19, तो डिमांड अभी म्यूटेड है। इस पूरे बैकड्रॉप में जैसे ये सर्वे होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पर कैपिटा स्पेंडिंग में हमें डिक्लाइन देखने को मिले। अक्सर ऐसा होता है। जैसे आई वॉज रीडिंग वन मोर रिपोर्ट, उसमें ये लिखा था कि जो एशिया में इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा वरिज्म है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, बिकॉज एशिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, वेरी पॉपुलेटेड एरिया जोन। एशिया, यहाँ की सारी कंट्रीज बहुत पॉपुलेटेड है, बीट इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब बड़े पॉपुलेटेड कंट्रीज है। अगर इन्फ्लेशन इस तेजी से बढ़ रहा है, क्लाइमेट रिजाइलेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट एग्रीकल्चर जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उससे फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है इस एरिया में। और प्लस क्लाइमेट चेंज के कारण जो सी लेवल राइज हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज जो होती है वो कोस्टल कम्युनिटी होती है। इन कोस्टल कम्युनिटी के लाइवलीहुड में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्लस क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे हम देख रहे हैं, डिजास्टर्स इंटेंस होते जा रहे हैं और डिजास्टर्स फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं। अगर मॉनसून की बात करें तो ओवरऑल तो आईएमडी ने अभी बताया लॉन्ग टर्म एवरेज इज ओके, बट स्पेटियल और टेम्पोरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। सो द पॉइंट इज
कि ये जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है, इकोनॉमिक हेल्थ है, यहाँ कुशन की ज़रूरत है। सेकंड, अब होप ये है कि रिफाइनमेंट हो डेटा में। अब प्राइमरली यही टॉक है कि डेटा टाइम पे होना चाहिए। डेटा अगर जैसे हम टेस्ट नहीं देते, कई बार टेस्ट नहीं देते कि नंबर कम आएंगे तो वी विल फील लाइक बैड, तो इसलिए हम टेस्ट ही नहीं देते। बट नो, हमें टेस्ट देने चाहिए। नंबर कम आ रहे हैं तो हमें एक आइडिया लग रहा है कि ओके और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। सो सिमिलरली सर्वे होना चाहिए ताकि सर्वे से डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे आप अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करो। आपको जीडीपी, पॉवर्टी रिलेटेड हमको जो मेजर्स लेने हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे मेजर्स लेने हैं, वो हम करेक्ट कर पाए। बाकी देर इज़ अ प्रॉब्लम, जॉब्स तो कम हैं, क्रिटिकल जॉब्स का शॉर्टेज हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है। सो द आइडिया इज़ कि जैसे लास्ट टाइम रिपोर्ट हुआ उसको रिलीज नहीं किया, ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर स्पेंडिंग की जो रिपोर्ट है इसको फेथफुली कलेक्ट करना चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस रिपोर्ट के डेटा एंड फाइंडिंग्स को शेयर भी करना चाहिए विदाउट फियर ऑफ एनी इंसिनुएशन अबाउट इट्स एबिलिटीज और अ लूमिंग एक्स ऑन इट्स रेगुलर सर्वे। तो कलेक्ट करो डेटा और उसको शेयर भी करो। ओके, बाकी टेस्ट्स जो मैं अभी एग्जांपल दिया, टेस्ट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। अभी कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट को बैड फील हो। स्टूडेंट को बैड फील होगा तभी तो वो कोचिंग ज्वाइन करेगा, वरना उसको ऐसा लगेगा मैं तो खुद ही सब पढ़ सकता हूँ। सो इन टेस्ट को सीरियसली नहीं लेना है। रियल एग्जाम बहुत डिफरेंट होने वाला है, ऐसा कोचिंग टाइप का नहीं होगा। सेकंड, अभी कंटेंट का भी बहुत ओवरडोज होगा, इससे भी पैनिक नहीं होना है। कल यस्टरडे एक स्टूडेंट पैनिक हो रहा था कि 120 प्लस नहीं आ रहे। आई आस्क्ड टू हिम 120 प्लस की जरूरत भी क्या है जब 92 कट ऑफ जा रहा है। तो ऐसे इमेजिनरी टारगेट्स भी नहीं बना रहे। ये जो एग्जाम होता है ये होता है रिलेटिव एग्जाम, पेपर के अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है। तो हमेशा मेरिट के हिसाब से पेपर सॉल्व करना चाहिए। इजी पेपर आएगा 140 ले आओ, डिफिकल्ट आएगा 92 में भी हो जाएगा। सो द पॉइंट इज ये मेरिट के हिसाब से होता है हमेशा। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड अकॉर्डिंग मेरिट के अकॉर्डिंग करो। अननेसेसरी अटेम्प्ट करोगे सब नेगेटिव चले जाएंगे। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, और बाकी यूपीएससी का फेवरेट है, यूपीएससी कोचिंग को पसंद नहीं करती है, वो एंटी कोचिंग मूव हर साल लेती है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने कोचिंग का सब पढ़ डाला और यूपीएससी उससे सवाल ही नहीं पूछेगी, अब क्या करोगे। सो दिस थिंग ऑल्सो कीप इन माइंड, डू नॉट पैनिक अननेसेसरीली। जो बेसिक्स हैं अपने वो करेक्ट रखो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अच्छी स्टेट पे रखो और सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करो। दैट्स ऑल। विक्ट्री एंड चैलेंज। Macron needs to address disaffection among the working classes to deal with the far right। अब ये फ्रेंच इलेक्शन है, इमैनुअल मैक्रोन अभी सेकेंड टर्म प्रेसिडेंशियल रेस में जीते हैं, सो ही विल कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो इलेक्शन हुआ, अब फ्रांस में भी डिफिकल्टी थी, इन्फ्लेशन है, रशिया का इन्वेजन यूक्रेन है और हायर एनर्जी प्राइसेस है, पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट है अमंग द कंट्रीज यूथ, ये सारे चैलेंजेस हैं। अभी मैक्रो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज देयर। ओके, सो बिगेस्ट चैलेंज यही होगा कि रीच आउट करें डिसअफेक्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बिकॉज वंस यू आर प्रेसिडेंट देन यू आर प्रेसिडेंट ऑफ एंटायर कंट्री। सिमिलरली जैसे जो हेड होता है वो हेड होता है, मतलब अब वो पार्टी से ऊपर है, वो हेड ऑफ एंटायर कंट्री है। सो सेक्शन ऑफ सोसाइटी रीच आउट करना जरूरी है, वर्किंग क्लास में फार राइट प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो दिस इज फ्रांस। यहाँ प्राइमरली बात है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। अब पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वही हमेशा से ट्रबल्ड हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान में कभी स्टेबिलिटी नहीं हुई, किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। यहाँ का जो भी हेड बनता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका जो टेन्योर अच्छे से एंड नहीं हुआ है यहाँ पे। द ट्रबल्ड इनिंग्स ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, और उसका प्राइमरली रीजन भी यही है बिकॉज पाकिस्तान में वन गवर्नमेंट नहीं चलती है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट होती है यहाँ की डेमोक्रेसी की, दूसरी गवर्नमेंट होती है यहाँ की मिलिट्री की, तीसरी गवर्नमेंट होती है यहाँ के रिलीजियस अफेयर्स और चौथी गवर्नमेंट होती है फॉरेन प्लेयर्स की। फॉरेन प्लेयर्स कभी सऊदी, कभी चाइना, कभी यूएसए, और इन सब के बीच में पावर टसल चलता है। और पाकिस्तान में हमेशा से डेमोक्रेसी तो बहुत डिफिकल्ट रही है यहाँ पे। द गोल ऑफ एन एनर्जी सिक्योर साउथ एशिया। सी, एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है साउथ एशिया में, स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है। और एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग।
सो हमें ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने हैं और ऑल्टरनेटिव्स भी स्विफ्ट होने चाहिए, क्विकली हमें ढूंढना है, स्केल उसमें मेंटेन करना है हमें, स्केल, ताकि वो फीजिबल भी हो। बिकॉज साउथ एशिया ऐसा भी जोन नहीं है कि जो बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस यहाँ पे हम फिट कर पाए। सॉल्यूशन हमेशा इनएक्सपेंसिव हमें ढूंढना पड़ेगा, अफोर्डेबल। तो प्राइमरली ये बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा हुआ है और यहाँ पर ये बताया है प्राइमरली कि जो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है साउथ एशिया का, उसको हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो तो ये है कि प्रॉब्लम तो होती है, जैसे कल हमने देखा 500 गीगावाट का अगर कोई प्लांट लगा है, बट ये अपर लिमिट है, एक्चुअल जो होगा डिलीवरी वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑल्सो वन थिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इशू, एनर्जी कंजर्वेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ये चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस है। सो इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। सेकेंड, यहाँ जो बहुत अच्छी बात लिखी है वो लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसको इंटीग्रेट किया गया है। सी, ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ये नोट्स मैं शेयर भी कर रहा हूँ पिक्चर फॉर्मेट में। ट्विटर में बहुत अच्छे से ये नोट्स आ रहे हैं। ट्विटर के साथ अच्छी बात है कि उसका रिजोल्यूशन कम नहीं होता है, आप बहुत आसानी से वहां से पढ़ सकते हो। इंस्टाग्राम में रिजोल्यूशन कम हो रहा था तो प्रॉब्लम आ रही थी। सो यू कैन गेट ऑल दीज नोट्स ट्विटर हैंडल से। ट्विटर हैंडल लिंक वेबसाइट में है, गो एंड ज्वाइन ट्विटर। सेकेंड, ये जो नोट्स हैं उसका पीडीएफ भी मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, आप पीडीएफ देखो और रिवाइज कर लो उससे। ये सारे नोट्स यहाँ पे हैं, सेपरेटली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सेव योर टाइम। ओके, सो ये है गोल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ जो अच्छी चीज दिया हुआ है वो एनर्जी को लिंक किया गया है डिफरेंट डिफरेंट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। जैसे कि सोलर अगर हम जा रहे हैं तो SDG 7 हो रहा है, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030। फिर हम फीमेल सोलर एंटरप्रेन्योर्स को भी एनकरेज कर रहे हैं, तो इससे SDG 5 आ गया, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल विमेन्स एंड गर्ल्स। देन एनर्जी एक्सेस से ऑनलाइन एजुकेशन भी हेल्प हो रहा है दिस इंटरनेट के लिए, अफोर्डेबल इंटरनेट के लिए। तो SDG 4 एंश्योर इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, तो SDG 1 नो पॉवर्टी। देन इसके बाद हेल्थ सॉल्यूशंस भी हो रहा है, तो SDG 3 हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। तो सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ SDG। SDG ऐसा टेम्पलेट है, आप उसको हर क्वेश्चन में, हर डिस्कशन में, हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज रियली गुड। और जो मैं आपको मेंस में बताता हूँ, बातें बनाना आना चाहिए। देखो इन्होंने SDG से कितने अच्छे से लिंक कर दिया। बात कर रहे थे एनर्जी का, बट एनर्जी में एम्प्लॉयमेंट भी आ गया, एनर्जी में इक्विटी भी आ गई, एनर्जी में एजुकेशन भी आ गई, एनर्जी में पॉवर्टी भी आ गई। ये जो आर्ट है ना, ये सीखना है, और इसीलिए आई कीप ऑन टेलिंग यू कि राइट आंसर्स, लर्न दिस आर्ट। मेंस में एक्चुअली यही आर्ट काम आती है, बातें बनाना। सो दिस इज रियली गुड। इंडियाज प्लेज्ड टू मूव 40% एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें देखो SDG 9 भी आ गया। हमने अभी ग्लासगो समिट में भी कहा था 2070 तक हम नेट न्यूट्रल होंगे, एनर्जी दिस कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। SDG 9 है रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। तो सी, एनर्जी टॉपिक था और इसमें एनर्जी टॉपिक से सारे SDGs बड़े अच्छे से लिंक कर दिए, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इस आर्टिकल का इम्पॉर्टेंट है वो है इनिशिएटिव साउथ एशिया में क्या है। जैसे इंडिया नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन की डील है, इंडिया भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर है, म्यांमार बांग्लादेश इंडिया गैस पाइपलाइन है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल सब रीजनल फ्रेमवर्क है फॉर एनर्जी कोऑपरेशन। इसके अलावा तापी पे भी है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश होप कर रहा है कि इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड हो जाए, बट यहाँ डिफिकल्टी आ रही है, इधर अभी ये इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। सो ये नाम भी याद रखने हैं हमें, दिस BBIN या फिर तापी एटसेट्रा। तो SDGs और ये सारे जस्ट एक बार रिवाइज करना है, ये सारी चीजें याद हो जाएगी। एनर्जी सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। देन जो नेक्स्ट है वो है एंकरिंग इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। सी, मिल्टन फ्रिडमैन ने कहा था इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। जब भी ऐसे कोट्स आए उनको लिख लेना चाहिए, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इससे अच्छा पंच लाइन बन जाती है। इम्पैक्ट जो होता है इन्फ्लेशन का बहुत डेडली होता है, स्पेशली पुअर सेक्टर पे एडवर्सली अफेक्ट करता है।
एक्सपेक्टेशन, प्राइस बढ़ जाती है, सैलरी उतनी ही होती है, तो आप कैसे वो चीज़ों को खरीद पाओगे, बिकॉज आपकी सैलरी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गया है, इन्फ्लेशन। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आरबीआई भी अब एक्सटेंसिवली इस पे अब फोकस कर रहा है, अकोमोडेटिव पॉलिसी अब विड्रॉवल हो रहा है और इन्फ्लेशन टारगेटिंग अब प्राइम फोकस रहने वाला है। द क्वारल ओवर कुरील आइलैंड्स, अब यहाँ जो ट्रिगर हुआ रशिया का और यूक्रेन क्राइसिस, अब यहाँ एक और कंट्री आता है, वो होता है जापान। जापान का अगर देखें तो जापान के जो आइलैंड्स हैं, जैसे होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशू, ये जो आइलैंड्स हैं जापान के, जापान का अगर देखें तो जापान एक टाइम पे इंपीरियल पावर रहा है और जापान ने डिफीट किया है रशिया को भी ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। जापान ने डिफीट किया रशिया को, तो ये मैसेज गया कि एक एशियन पावर भी यूरोपियन पावर को डिफीट कर सकती है। इसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको एक मोटिवेशन दिया कि हम भी यूरोपियन को हरा सकते हैं। तो ये एक थिंग थी, बट इन अ वे जो जापान था ये एशिया नहीं, ये एक जस्ट इंपीरियल पावर था। वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापान ने एट्रोसिटीज की है वो भी एक पॉइंट है। अब जापान ने एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा की थी चाइना पे। जापान ने चाइना को, दिस एट्रोसिटीज हुई थी यहाँ पे बहुत ज्यादा, और क्लैशेस भी हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। अब इससे क्या होता है, चाइना है और इधर रशिया है, तो जापान, चाइना रशिया की प्रॉक्सिमिटी हो रही है। जापान का जो हिस्ट्री है दोनों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, तो जापान अब थोड़ा डिफिकल्ट, इनसिक्योर फील करने लग गया है कि अगर रशिया इसी तरीके का क्लेम करे, एग्रेशन दिखाए टुवर्ड्स जापान, देन व्हाट। तो उस पूरे डिबेट में, इस पूरे डिबेट में ये जो कुरील आइलैंड्स हैं ये फिर से न्यूज में आ गए। कुरील आइलैंड्स क्या हैं, जैसे ये टॉप ऊपर वाला आइलैंड है होकाइडो जापान का, और फिर इसके बाद ये कुरील आइलैंड चालू हो जाते हैं, और फिर यहाँ आता है कामचटका पेनिनसुला, ये रशिया का है। इधर साखालिन आइलैंड है, ये भी रशिया का है, और ये बीच में जो है वो है सी ऑफ ओखोत्स्क, और इधर रशिया। अब ये सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओखोत्स्क है, दिस इज कामचटका पेनिनसुला, दिस इज साखालिन, और यहाँ पर आते हैं ये कुरील आइलैंड्स। अब सी डिफिकल्टी ये हो रही है यहाँ पे कि अगेन जैसे चाइना और जापान के बीच में हो रही थी, आइलैंड्स जो हैं वो इनहैबिटेटेड है और दोनों कंट्रीज बोलते हैं दिस बिलोंग्स टू अस। इसका स्टैगर्ड हिस्ट्री रहा है यहाँ पे, और हिस्ट्री में भी दोनों के बीच में डिफिकल्टी रही है। जैसे ये हिस्ट्री दिया है, ट्रीटीज वगैरह, वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। 1905 में रशिया डिफीट, इसकी मैं बात कर रहा था, रशिया को डिफीट हुआ था बाय जापान, और इससे साखालिन आइलैंड वगैरह कंट्रोल कर लिए थे। सोवियत यूनियन ने फिर से ऑक्यूपाई किया एंटायर कुरील चेन, सदर्न साखालिन, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान डिफीट हुआ था, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल दिए थे यूएसए ने, तो रशिया ने फिर से यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। तो जापान ने रिनाउंस कर दिया क्लेम्स कुरील आइलैंड का ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में, सोवियत यूनियन ने साइन नहीं किया। जापान ने बाद में कहा कि ये 4 आइलैंड अब वापस हमारे, तो अब फिर से इनकी यहाँ पे डिफिकल्टी चालू हो गई। फिर सोवियत जापानीज डिक्लेरेशन होता है, इसमें भी बात होती है सोवियत यूनियन कैसे एक्सचेंज करे, ये सब याद नहीं रखना है। द पॉइंट इज कि इस तरीके से यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है रशिया और जापान का। सेकेंड, साखालिन नाम याद रखता है, और ये जो आइलैंड्स है प्राइमरली यहाँ पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स भी हैं, गैस एनर्जी रिजर्व्स भी हैं। तो एक तो बात है कि यहाँ पे जियो स्ट्रैटेजी के लिए उनको ऑक्यूपाई करना है, दोनों कंट्री इन आइलैंड्स को चाहती है। सेकेंड, एनर्जी के लिए भी दोनों कंट्रीज इन आइलैंड्स को अपने अंदर रखना चाहती है। सो दैट इज वाई जापान ने अभी बोला डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में कि रशिया ने जो कुरील आइलैंड पे ऑक्यूपेशन कर रखा है वो इलीगल ऑक्यूपेशन है। अब ये आगे कैसे ट्रिगर होता है, लेट अस सी। तो कुरील आइलैंड जो है वो बेसिकली सेट ऑफ 4 आइलैंड्स हैं, सी ऑफ ओखोत्स्क और पैसिफिक ओशन के बीच में है, होकाइडो के दिस ऊपर है, होकाइडो के नॉर्थ में है। तो ये दोनों अभी डिस्प्यूटेड हैं, रशियन कंट्रोल है सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। सो लेट अस सी अब ये आगे कैसे बढ़ता है। मैपिंग में बस ये याद रखना है, सी ऑफ ओखोत्स्क, सी ऑफ जापान, होकाइडो, आइलैंड्स ऑफ जापान, कुरील आइलैंड्स एंड साखालिन, दिस इज कामचटका, ये कुरील आइलैंड्स है यहाँ पर। ओके, सो क्वारल ओवर कुरील आइलैंड्स। Netflix counting losses and subscribers, so this is again policies and all, Netflix difficulty में है। A docket full of unresolved constitutional cases, ये गौतम भाटिया साहब ने लिखा है, और इन्होंने प्राइमरली ये बताया सुप्रीम कोर्ट में जो डिले चल रहा है इंपॉर्टेंट मैटर्स का, वो हाईलाइट किया है। कॉस्ट डिसीज का, देन विलियम शेक्सपियर,
सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेप्स फॉर चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट्स, नाउ दिस इज देयर। एनसीपीसीआर नॉर्म को कैसे फॉलो करवाया जाए। चिल्ड्रन स्टडिंग अंडर अ शेड ऑफ ब्लैंकेट नियर दिस न्यू दिल्ली। कोविड-19 हुआ, इसमें हमने देखा चिल्ड्रन ऑर्फन भी हुए हैं, डिफिकल्टी है। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या हो, केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन का स्ट्रीट सिचुएशन 2.0, ये फ्रेम किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा यहाँ पे सेट करने की बात है। दूसरा 1098 जो हेल्पलाइन नंबर है, इसको क्या मर्ज कर दिया जाए दूसरे नंबर से, ये बात भी अभी यहाँ पे अभी न्यूज़ में है। पाकिस्तान ऑब्जेक्ट्स टू हाइडल प्रोजेक्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू एंड कश्मीर गए थे तो फाउंडेशन स्टोन डाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ रातल ले और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का, ये चेनाब रिवर में। अब हमने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा हुआ है कि जो टॉप की जो 3 रिवर्स है उस पर एक्सक्लूसिव वाटर राइट मैक्सिमम पाकिस्तान का है, और जो नीचे की ये 3 रिवर्स हैं इसमें इंडिया का है। इन सब रिवर्स के नाम बताइए। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग यहाँ हम रन ऑफ रिवर या स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और वो इंडिया बना रहा है। सो विद इन, हमने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है, डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज देयर। अब यहाँ बिकॉज डेवलपमेंट ज़रूरी है जम्मू एंड कश्मीर में, वाटर एट्सेट्रा सिक्योरिटी ज़रूरी है, डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज नेवी टू रिव्यू सिक्योरिटी सिनेरियो, यहाँ पे क्या बात है, जियो स्ट्रैटेजिक जो सिचुएशन है, बिकॉज जिस तरीके से अभी मॉस्कोवा हमने शिप देखा, और इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा फाइट करने का, वॉरफेयर का, इसमें क्या चेंजेस चाहिए। बिकॉज बहुत सारा वॉरफेयर टेक्निक ऐसा तो नहीं है कि वो ऑब्सोलीट हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है। तो जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है ऑन द बैकड्रॉप ऑफ सिक्योरिटी सिनेरियो, नेबरहुड में है। नेवी को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो ओशियन है दिस इज द रियल डील, ओशियन इज द रियल डील, और इंडियन ओशियन हमारा बैकयार्ड है। इंडियन नेवी यहाँ पे सुप्रीम होनी चाहिए। डिटेल रिव्यू परफॉर्मेंस होगा यहाँ पे। अब वेपन्स वगैरह भी इसको परफॉर्मेंस चेक करेंगे, रेडीनेस चेक करेंगे, ये सब चीजें रेगुलर, और प्लस इंडिजनाइजेशन की भी बात है। वेपन्स का ट्रायल होगा यहाँ पे, शिप्स वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायल प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइक दैट। तो पैंडेमिक के टाइम पर अब जो नेवी है इसका एक रोल यही नहीं है कि बस लाइक प्रोटेक्शन करना, डिफेंस करना एटसेट्रा। नेवी का एक और रोल होता है, वो होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम पे इंडियन नेवी ने कितने सारे मिशंस यहाँ पे किए, वंदे भारत एटसेट्रा, कोविड रिलेटेड आउटरीच किया, एसेंशियल प्रोवाइड किया अगर आइलैंड नेशंस को कोई डिफिकल्टी हो रही थी। सो नेवी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, नेवल सुप्रीमेसी इज रिक्वायर्ड। FCRA नोड फॉर ह्यूमन राइट्स NGO डिक्लाइन हो गया है, 86.45% फॉल हुआ है मलेरिया केसेस में। देन इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, नाउ दिस इज नॉट राइट। नेशन का स्पेंडिंग $76.6 बिलियन का हो गया है। व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग, ये जो वॉर होता है, ये $1 बिलियन का बिजनेस है, $1 बिलियन का बिजनेस है वॉर। सो अगर वॉर हो रहा है तो कंट्रीज को बेनिफिट होता है, कंट्रीज इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। So this thing we all need to understand. So that is why those who understand who never seek for war. ये war mongering etc. It is a huge cost. ये 76.6 बिलियन जो पैसे हम मिलिट्री में स्पेंड कर रहे हैं, इसका और भी बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। बिकॉज मिलिट्री जो होती है ये कॉस्ट होती है, दिस इज अ कॉस्ट, बट इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं, डिफरेंट जोग्राफी, डिफरेंट डिफिकल्ट नेबरहुड में है हम। सो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग जो कंटिन्यू हुआ है वो $2.1 ट्रिलियन का हुआ है, $2.1 ट्रिलियन का, डिस्पाइट इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक। सो दिस इज वन थिंग। ये न्यूज दिया सिप्री ने। सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ सी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हुआ, इवन सऊदी एटसेट्रा भी, ऑल्दो सऊदी के पास काफी पैसे हैं, बट द पॉइंट इज हम मिलिट्री और डिफेंस में हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। सो पूरे वर्ल्ड को जैसे ये करना पड़ रहा है, दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। इस पैसे का बेटर यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, बट दिस इज अ नेसेसिटी अगेन, बिकॉज प्रायोरिटाइज करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है आर्म्ड फोर्सेस को। सो ये जरूरी है, स्ट्रेंथ हमको करना पड़ेगा। चाणक्य ने भी कहा है, इफ यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग रिचर बट इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी इन योर सिक्योरिटी एटसेट्रा देन इट इज नॉट राइट। सो इंडिया स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो इंडिया को अपनी डिफेंस में भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बट अब यहाँ से लेसन ये हो सकता है
कि ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसमें हम सेल्फ रिलायंस क्यों नहीं ला रहे हैं। सेल्फ रिलायंस, हम खुद के मैन्युफैक्चरिंग करें, वी हैव दिस पूल ऑफ इंजीनियर्स, टैलेंटेड पीपल, वी कैन डू दिस। सो हियर वी शुड फोकस, ताकि एक्सपोर्ट करें, हम इंपोर्ट नहीं करें इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का। सो दिस इज देयर। और मैक्रो प्लेजेस, यूएस वांट्स टू सी वीकन रशिया टू अवॉइड यूक्रेन रिपीट। कितना बढ़िया मास्टर स्ट्रोक खेला है, रशिया भी वीक हो गया एंड दिस एंड ऑल। तो ऑस्टिन वाउज टू सप्लाई मोर दिस अम्यूनिशन प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे यूक्रेन को। सो यूक्रेन इज अ फेस जिससे फाइट हो रहा है नेटो और रशिया का। यूक्रेन इज जस्ट अ फेस। So this is their economic recovery. लेबर पार्टिसिपेशन डिप हुआ 40% फ्रॉम 46% इन 6 years। अभी एक और डिफिकल्टी आ रही है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, एम्प्लॉयमेंट पूल में लोग हैं बट दे आर नॉट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, तो दे आर नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू गेट एम्प्लॉयमेंट, इफ यू आर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, देन यू आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। अभी जो संख्या बढ़ रही है वो उन लोगों की बढ़ रही है जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही नहीं। वो लाइक दूसरी एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा में भी दे आर ट्राइंग देयर हैंड्स। लेबर पार्टिसिपेशन dips to 40% from 46% in 6 year। So this is what I keep on telling। कोविड-19 के कारण जो चेंजेस आए हैं, इकोनॉमी, वर्क एटसेट्रा, इसमें फंडामेंटल चेंजेस आए हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी अभी आप देखो विद इन 5 years बहुत डिफरेंट होने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब्स अभी तक जैसे थे वैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। सो दिस इज देयर। गवर्नमेंट मस्ट कट ड्यूटी ऑन फ्यूल ऑयल प्राइसेस अगर $100 से ज्यादा जा रहा है, बिकॉज ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी अगर $100 से, अगर सेम ये जो हाइक है वो हम यूजर्स पे ट्रांसफर करें। सो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। LIC का IPO आ रहा है। इंडिया रशियन ऑयल देखो बढ़ गया, ट्वाइस हो गया, एक्सीड ट्वाइस 2021 टोटल। तो रशिया से एक्चुअली हमें काफी चीपर ऑयल मिल रहा है। Elon Musk to buy Twitter for $44 billion. So this is also one thing. So again, free speech is the bedrock of functioning democracy. Twitter is the digital town square. तो ये यहाँ पे बात किया है फ्री स्पीच। बट अगेन ये एक सवाल उठाता है, इतनी बड़ी टेक कंपनी है जिसके पास इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस एंड पावर है, तो ये सारा क्या कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए एक पर्सन के ऊपर या समथिंग लाइक दैट। इंडियन एंटिटीज ने 1.38 लाख पेटेंट फाइल किए हैं 15 से 21 के बीच में। एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर PDF। आई विल ट्राई टू शेयर क्विकली बाय नाइट। और ये आज के 2 सवाल हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।